Welcome students. Let's talk about vaccine and immunization. Definition बड़ी सिंपल है बच्चों, पहले हम उसके बारे में बात करें. A suspension of inactivated pathogen. Inactivated pathogen का मतलब ये हो गया बच्चों कि हमने उस पैथोजन को केमिकली या किसी और मेथड से हीट गर्म करके या किसी भी तरह से उसे मार दिया है, या उसकी लाइव है लेकिन उसकी डिजीज़ कॉज करने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म कर दी, हमने उसको वीक कर दिया हो. तो ऐसा हमारे पास कोई पैथोजन हो उसे हम इनएक्टिवेटेड पैथोजन कहेंगे. और एंटीजेनिक प्रोटीन. एंटीजेनिक प्रोटीन का मतलब हम पैथोजन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, पैथोजन की कोई प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं. उसके सरफेस, उसकी जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिन्हें हमने पहले एपिटोप्स भी कहा है. ऐसा कोई एपिटोप ले लिया है, या उस बैक्टीरिया से निकलने वाला कोई टॉक्सिन, कोई प्रोटीन जिसे हमने केमिकली मॉडिफाई कर दिया है इस तरह से कि वो टॉक्सिन अब हार्मफुल नहीं है. इनका जो सस्पेंशन होगा इज टेकन ओरली और इंजेक्टेड इन द बॉडी टू डेवलप रेजिस्टेंट और इम्यूनिटी. अब आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, हम इसको और एक बार फिर से करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई ख़ास परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए. सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पहला वैक्सीन दुनिया में बनाया किसने. इट वाज एडवर्ड जेनर. अब आपको मैं एडवर्ड जेनर का एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करता हूँ. उसने देखा कि दो तरह की डिजीजेज हैं. एक स्मॉल पॉक्स ह्यूमन में होती है, लीथल डिजीज़ है, डेथ रेट काफ़ी हाई होती है. दूसरी डिजीज़ जो उसने चेक करी, काउपॉक्स. उसने देखा कि ये जो काउपॉक्स है कैटल्स में होता है, और जो ह्यूमंस कैटल के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं उन्हें भी काउपॉक्स हो सकता है. उसने एक ऑब्जर्वेशन देखा था कि जो ग्वाले होते हैं, ग्वाले मतलब ये जो मिल्कमेड होते हैं, उसने देखा कि इन्हें जिन लोगों को काउपॉक्स हो जाता है उन्हें कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होता है. तो ये ऑब्जर्वेशन उसका बड़ा इंपॉर्टेंट था. उसने देखा कि जिस एरिया में वो रह रहा है वहाँ जो लोगों को काउपॉक्स हो जाता है, काउपॉक्स नॉर्मली उन्हीं लोगों को आता है जो मिल्कमेड होते हैं और काऊ के कैटल्स के कांटेक्ट में रहते हैं, उनको पालते हैं, उन्हें ही काउपॉक्स होने के चांसेस है. काउपॉक्स कोई लीथल डिजीज़ नहीं है. ह्यूमंस में कोई खास बॉडी पे छोटे मोटे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, दैट्स इट, डेथ नहीं होती उससे. लेकिन उसने ये देखा कि जिन लोगों को काउपॉक्स हो जाता है उन लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं होता है. उसका ऑब्जर्वेशन बड़ा मज़ेदार था. तो फिर उसने एक एक्सपेरिमेंट किया. एक ऐसा पर्सन जिसको काउपॉक्स हो रखा था, उसके जो ब्लिस्टर्स, जो छाले हो गए, उसने उन छालों से, उन ब्लिस्टर से लिक्विड कलेक्ट किया और उस लिक्विड को उसने ड्राई कर दिया. तो उसने क्या लिया, ही टुक ड्राइड पाउडर फ्रॉम काउपॉक्स ब्लिस्टर्स, और उस लिक्विड को जब उसने सुखाया तो पाउडर बन गया, उसमें से कुछ पाउडर मिला. बेसिकली उस पाउडर में बच्चों मैं आपको बता देता हूँ क्या था. उस पाउडर में काउपॉक्स कॉज करने वाले वायरस के डेड पार्टिकल्स थे, उनकी प्रोटीन्स उस तरह से वो जो कि कोई डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता है. फिर उसने क्या किया कि एक 8 साल का बच्चा जो था, 8 ईयर ओल्ड हेल्दी जो कोई बच्चा रहा होगा, उसने उसकी बॉडी में स्किन पे कट लगाया. उसकी स्किन पे कट लगा के वो जो पाउडर था उसको वहाँ इनोकुलेट कर दिया. उस पाउडर को उस कट में डाल दिया और स्किन को ऊपर वापस स्टिचेस लगा दिए. आया समझ में. तो व्हाट ही डिड कि उसने वो जो पाउडर मिला उसको, दैट पाउडर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी ऑफ 8 ईयर ओल्ड कोई बच्चा उसने लिया, उसमें कर दिया. अब आप देखिए फिर उसने क्या करा, कुछ समय बाद वो जो 8 साल का बच्चा था
उसको उसने काउपॉक्स के वायरस से एक्सपोज किया। मतलब वो उस बच्चे को ऐसे लोगों के कांटेक्ट में ले गया जिनको, सॉरी काउपॉक्स नहीं, स्मॉल पॉक्स से एक्सपोज किया उसने। ऐसे लोगों के पास ले गया जिन्हें स्मॉल पॉक्स हो रखा है, जबकि स्मॉल पॉक्स हाईली कॉन्टेजियस था। उसने क्या देखा कि ये जो बच्चा है उसको अब स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, तो इस तरह से उसने उस बच्चे में काउपॉक्स की वायरस की हेल्प से स्मॉल पॉक्स के वायरस के अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप कर ली। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ बच्चों? ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ, वैसे वायरस दो अलग अलग हैं, स्मॉल पॉक्स का वायरस अलग है, काउपॉक्स का वायरस अलग है, लेकिन बेसिकली दोनों वायरस का स्ट्रक्चर काफ़ी मिलता जुलता है। उनकी जो सरफेस प्रोटीन्स है जिनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो मिलते जुलते हैं, और ऐसे में जो एंटीबॉडीज़ काउपॉक्स के वायरस के अगेंस्ट में बने वही एंटीबॉडीज स्मॉल पॉक्स के वायरस के अगेंस्ट में यूज़ हो गए और उस बच्चे में इम्यूनिटी डेवलप हो गई। तो देन यहाँ हम ऐड कर देते हैं आपके नोट्स के लिए, देन ही वॉज exposed to live smallpox virus। हुआ क्या? हुआ ये कि the boy did not develop the disease। तो उसे बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा उसे। एक तरह से देखा जाए स्मॉल पॉक्स एक डेडली डिजीज़ थी जिसके अगेंस्ट में उसने एक प्रोसेस डेवलप कर लिया, और इस प्रोसेस को उसने नाम दिया वैक्सीनेशन। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि टर्म वैक्सीनेशन या वैक्सीन सबसे पहले किसने यूज़ की, तो ये जो टर्म वैक्सीनेशन जो है वो सबसे पहले इट वाज गिवन बाय एडवर्ड जेनर। तो ये जो एग्जाम्पल था इसको मैं अगर शॉर्ट में यहाँ लिखूँ कि व्हाट एग्जैक्टली ही डिड, तो उसे हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों कि इट वाज अ केस ऑफ काउपॉक्स इंड्यूस्ड इम्यूनिटी। काउपॉक्स इंड्यूस्ड इम्यूनिटी किसने इंड्यूस की? काउपॉक्स ने की। इट वाज ए केस ऑफ काउपॉक्स इंड्यूस्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। उसके लंबे समय तक फिर बाद में कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ और कोई नया वैक्सीन आगे यूज़ भी नहीं किया गया, और इवन उसकी जो टर्म थी वैक्सीनेशन उसको भी लोग भूल भाल गए। बट देन देयर वाज ए सेकंड साइंटिस्ट, लुइस पाश्चर। बड़ा फेमस साइंटिस्ट है, आप लोग तो इसके बारे में जानते हैं, लुइस पाश्चर के बारे में। इसने बच्चों जो एडवर्ड जेनर का एक्सपेरिमेंट था उसको अच्छे से याद रखा, और उसी के बेसिस पर उसने सबसे पहले वैक्सीनेशन बनाना शुरू किया। बच्चों वैक्सीनेशन में हम करते क्या है, अपने दिमाग में एक चीज़ क्लियर कर लो पहले। हम वैक्सीनेशन में क्या करते हैं बच्चों की, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, एंटीजन या उसकी प्रोटीन, उसको हम सबसे पहले इस तरह से इनएक्टिवेट करते हैं या उसको मार देते हैं कि उसकी डिजीज़ कॉज करने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाए, और उसके बाद हम उसको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। कुछ समय में हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट में बी लिम्फोसाइट्स, और अगर वो वायरस है तो मे भी पॉसिबल कि हम उसके अगेंस्ट में टीसी सेल्स भी डेवलप कर देते हैं। वो मैं बताऊंगा आपको कि किस वैक्सीन में टीसी सेल बनेंगे, नहीं तो अदरवाइज एंटीबॉडीज़ तो बनेंगे ही। तो हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं और हमारे पास मेमोरी सेल्स भी बन जाते हैं। फाइन। अब जब नेक्स्ट टाइम कभी भी फ्यूचर में उसी डिजीज़ का लाइव इन्फेक्शियस डिजीज़ कोज करने वाला वायरस या बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी में आएगा, तो जो एंटीबॉडीज़ और जो मेमोरी सेल्स आपके पहले से बने हुए हैं वो उस बैक्टीरिया, वायरस, एंटीजन से लड़ेगा और आपको डिजीज़ नहीं होगी। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन। सारे वैक्सीन इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। मेन प्रिंसिपल है मेमोरी सेल्स के इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, कि भाई हमारे पास एक बार अगर कोई एंटीजन वायरस आया और हमने उसके अगेंस्ट में बी लिम्फोसाइट्स बना लिए और मेमोरी सेल्स बना लिए, एंटीबॉडीज़ बना लिए और हमने उसके अगेंस्ट में मेमोरी सेल्स भी बना लिए हैं, तो वो मेमोरी सेल्स लाइफ लॉन्ग उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज़ द मेन प्रिंसिपल। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका जो पैथोजन है इसी को आपको बॉडी में इंट्रोड्यूस करना है।
पर इसको आपको सबसे पहले इनएक्टिवेट करना है समहाउ। इसकी जो डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी है उसको आपको ख़त्म करना है। अगर आप ये कर लो, डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी को ख़त्म कर लो आप, तो उसके बाद आपका एक तरह से वैक्सीन तैयार हो जाता है। सो दिस इज व्हाट द वर्क ऑफ लुईस पाश्चर। उसने ही ये सबसे पहले वैक्सीन बनाने का प्रोसेस शुरू किया। भाई एडवर्ड जेनर ने उसने तो सिंपली काउपॉक्स का जो वायरस था, जो कि ऑलरेडी वीक वायरस है, उसको बॉडी में डाला, उसका पाउडर ले लिया था उसने तो सिंपली। उसे नहीं पता था एडवर्ड जेनर को कि हम किसी बैक्टीरिया या वायरस को इनएक्टिवेट कैसे करते हैं। ये प्रोसेस जो डेवलप किया था ये लुईस पाश्चर ने किया। तो लुईस पाश्चर का क्रेडिट क्या है इम्यूनोलॉजी में, दैट ही डिस्कवर्ड प्रोसेस ऑफ इनएक्टिवेटिंग द पैथोजन, कि आपको उसको इनएक्टिवेट कैसे करना है, ये प्रोसेस उसने डेवलप किया। अदरवाइज जो प्रिंसिपल था वैक्सीनेशन का वो एडवर्ड जेनर पहले ही एक्सप्लेन कर चुका था। अच्छा, लुईस पाश्चर भी उसको भी पहले से नहीं नॉलेज था कि मैं ये कैसे करने वाला हूँ। सडनली उसके साथ ऐसा हो गया कि उसने उस प्रोसेस को सीख लिया। एग्जैक्टली हुआ क्या कि जो लुईस पाश्चर है वो चिकन में कोलेरा पर वर्क कर रहा था। चिकन में एक हेजे की तरह कोलेरा एक डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, ह्यूमन की नहीं है ये, बैक्टीरियल डिजीज़ चिकन्स में होती है। अब हुआ क्या था कि वो रिपीटेडली क्या करता कि उसने इस कोलेरा का जो बैक्टीरिया है उसको आइसोलेट कर लिया था, प्यूरिफाई कर लिया, और वो वैक्सीन डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। वो चिकन को कोलेरा बैक्टीरिया से इनोक्यूलेट करता और उन चिकन में कोलेरा डेवलप हो जाता। उसके बाद वो उनका वैक्सीन या उनके ऊपर अलग अलग तरह की मेडिसिन, दवाइयाँ, ये सब ट्राई करने का, इस तरह का उसका एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। एक बार की बात है, वैकेशंस आए और उसका जो असिस्टेंट था, लुईस पाश्चर ने अपने असिस्टेंट को कहा कि मैं आपको ये कोलेरा बैक्टीरिया का कल्चर दे रहा हूँ, फ्रेश कल्चर है ये, और आपको क्या करना है कि इन बैक्टीरिया को कुछ चिकन्स में इंजेक्ट करना है। और ऐसा बोल के लुईस पाश्चर तो चला गया। पीछे से क्या हुआ कि जो असिस्टेंट था वो भूल गया। उसके बॉस ने उसको जो कल्चर दिया वो कल्चर तो उसने लैब में रख दिया कहीं एक तरफ, और वो खुद भी वैकेशन पर चला गया। 1 महीने बाद जब वो वापस आया, फिर उसको याद आया कि बॉस ने काम दिया था, मैंने वो काम तो किया नहीं, तो कोई बात नहीं, अब कर लेता हूँ। तो उसने क्या करा कि वो जो 1 महीने पुराना कल्चर था बैक्टीरिया का, उस 1 महीने पुराने कल्चर को उसने चिकन में इंट्रोड्यूस किया और बॉस को बोला कि हाँ मैंने इंजेक्शन दे दिया है। जब बॉस ने देखा कि वो जो चिकन जो हैं जिनको उसने वो बैक्टीरिया इंजेक्ट किया है उनमें से कोई भी नहीं मरा, उनको थोड़े से माइल्ड सिम्टम आए, लेकिन किसी को सीवियर डिजीज़, किसी को कोलेरा डेवलप नहीं हुआ। उसने असिस्टेंट को बुलाया कि भाई तूने क्या गड़बड़ करी। फिर उसको सच बोलना पड़ा। उसने बोला बॉस ऐसा हुआ कि मैंने आपने जो फ्रेश कल्चर दिया था वो तो मैंने इनमें इंजेक्ट नहीं किया, और अभी वापस छुट्टियों से आने के बाद मैंने वो जो पुराना मर चुके थे वो बैक्टीरिया, उनमें से कई सारे, वही पुराना कल्चर ही इंजेक्ट कर दिया। तो अब उसने कहा कि वाह चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, हम नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर से नया फ्रेश कल्चर तैयार किया गया और फ्रेश कल्चर को उन चिकन में इंजेक्ट किया। बट देन व्हाट ही सॉ, एकदम से उसे क्या पता लगा कि अब जो फ्रेश बैक्टीरिया उसने जिन चिकन में वापस इंजेक्ट किए, उन्हीं चिकन में इंजेक्ट किया जिन चिकन में पहले वो ओल्ड बैक्टीरिया इंजेक्ट किए जा चुके थे। तो देखा कि उन चिकन को किसी भी तरह की कोई डिजीज़ डेवलप नहीं हो रही है। उसने सोचा कहीं मेरा कल्चर तो ख़राब नहीं है, तो उसने अपने उस कल्चर को कुछ दूसरे चिकन पर भी ट्राई किया। तो जब दूसरे चिकन्स पर ट्राई किया तो पता चला कि दूसरे चिकन्स तो मर रहे हैं, लेकिन जिन चिकन पर पहले वो वीक बैक्टीरिया उस असिस्टेंट ने जिनमें इंजेक्ट कर दिए थे उनमें डिजीज़ डेवलप नहीं हो रही है। एंड दिस इज़ हाउ ही डेवलप द प्रोसेस। अच्छा, उसको लगा कि अगर मैं बैक्टीरिया को लंबे समय तक ऐसे पड़ा रहने दूँ, उनको कल्चर मीडिया नहीं प्रोवाइड करूँ, हाई ऑक्सीजन में उनको रख दूँ, तो ये बैक्टीरिया वीक हो जाते हैं, इनकी डिजीज़ कॉज करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, और इस तरह से हम इनको एज ए वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से उसने 3 डिजीज़ेस के वैक्सीन उस समय तैयार किए। एक उसने एंथ्रेक्स का वैक्सीन तैयार किया,
एंथ्रेक्स एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो नॉर्मली कैटल्स में होती है। इसके अलावा चिकन कॉलेरा का उसने डेवलप किया, चिकन कॉलेरा वैक्सीन भी उसने डेवलप किया। एट द सेम टाइम उसने रेबीज़ का जो वैक्सीन है वो भी डेवलप किया, और ये उसके लिए एक बड़ा माइलस्टोन था। रातों रात वो हीरो बन गया उसने जब रेबीज़ का वैक्सीन तैयार किया। बच्चों, रेबीज़ जो एक डिजीज़ है ये वायरस से होती है, और वायरस को वीक करना, बैक्टीरियल कल्चर को तो चलो वीक करना फिर भी आसान था, वायरस को वीक करना थोड़ा बड़ा मुश्किल था। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक नया पॉइंट समझा रहा हूँ कि हम कैसे वायरस को वीक कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी कोरोना पीरियड चल रहा है और हम कोरोना का भी एक वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे वायरल वैक्सीन जो होते हैं बच्चों, वो लाइव वैक्सीन होते हैं। लाइव वैक्सीन का मतलब ये हो गया कि उनमें लाइव वायरस होता है, मतलब वो मरा नहीं है, कंप्लीटली इनएक्टिवेटेड नहीं है, फिर भी हम उन्हें यूज़ करते हैं क्योंकि उनकी डिजीज़ कॉज करने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। कैसे करते हैं मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए एक वायरस है और ये वायरस ह्यूमन का वायरस है, फाइन, और ये ह्यूमन के लिए हाईली वायरुलेंट है। वायरुलेंट का मतलब डिजीज़ कॉज करता है, सीरियस डिजीज़ कॉज कर रहा है। हमने क्या करा कि इस वायरस को, अच्छा वायरस की एक खासियत है, ध्यान से सुनना, कि उनका जो जीनोम होता है वायरस का, उसमें म्यूटेशंस पर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उनके जो जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस हैं वो काफ़ी फ्रिक्वेंट होते हैं। अब हुआ क्या, करते क्या है बच्चों, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, और बड़ा मज़ेदार है कि आप एक कोई एनिमल ले लो, डॉग ले लिया, डॉग के लिए ये वायरस लेस वायरुलेंट है, लेस वायरुलेंट है। आर यू गेटिंग इट? हमने जब इसको डॉग में इंट्रोड्यूस किया तो डॉग की बॉडी में ये वायरस ग्रो करेगा, लेकिन वो डॉग के लिए इतना ज़्यादा हार्मफुल इनिशियली नहीं होगा। ऐसे में क्या होता है कि वायरस में धीरे धीरे जो म्यूटेशंस हो रहे हैं उससे इस तरह के चेंजेस आएंगे कि वायरस विल बिकम मोर वायरुलेंट टू डॉग आफ्टर सेवरल म्यूटेशंस। कुल मिला के वायरस ने अपने आप को अब ह्यूमन की जगह, क्योंकि आपने वायरस को डॉग में डाला है तो वो डॉग के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडॉप्ट कर रहा है और इट इज बिकमिंग मोर वायरुलेंट फॉर द डॉग। हाउ, कैसे हो रहा है ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन से हो रहा है। उसमें जो म्यूटेशंस हो रहे हैं उन म्यूटेशंस के बाद द वायरस इज बिकमिंग मोर डेंजरस टू द डॉग। तो आपने क्या किया कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये करते रहे और कुछ समय बाद द वायरस बिकम वेरी वायरुलेंट टू द डॉग। अब आपको क्या करना है कि इस वायरस को यहां से निकाल के किसी दूसरे एनिमल में डालना है। मान लीजिए अब आप इसको पिग की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हो। अब क्योंकि वो वायरस अपने आप को डॉग के लिए अडॉप्ट कर चुका है, उसके सारे जीन्स, सारे म्यूटेशंस डॉग के लिए पर काम कर रहे हैं, पिग के लिए वो वायरस लेस वायरुलेंट है। पर अब आप क्योंकि उसको आपने पिग के अंदर डाल दिया है तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो चेंजेस होंगे और आफ्टर मेनी जनरेशन द वायरस विल बिकम मोर वायरुलेंट टू द पिग। और अब अगर उस वायरस को यहां से निकाल के वापस डॉग में डालोगे तो अभी उसमें जेनेटिक मटेरियल इस तरह से चेंज हो चुका है कि वो डॉग के लिए अब उतना वायरुलेंट नहीं है, अब वो पिग के लिए वायरुलेंट है। आर यू गेटिंग? तो डेफिनेटली ये जो वायरस होगा ये ह्यूमन के लिए अब डॉग से भी कम वायरुलेंट है क्योंकि ये दो एनिमल से पास हो चुका है। अब आप क्या करें बच्चों कि दो की जगह इसको पिग के बाद एक तीसरे एनिमल में और इंट्रोड्यूस करें। पिग के बाद आपने मान लीजिए इसको किसी इररिलेवेंट एनिमल में, जैसे आपने रैबिट की बॉडी में ले लिया। रैबिट की बॉडी के बाद उस वायरस को कुछ जनरेशन्स तक आपने हॉर्स की बॉडी में उसको ग्रो करा लिया। तो होगा क्या कि वो उन दूसरे होस्ट के लिए अपने आप को धीरे धीरे अडॉप्ट करता जाएगा एंड दैट वायरस इज नो मोर वायरुलेंट। द वायरस इज नो मोर वायरुलेंट टू ह्यूमंस। अब वो ह्यूमंस पर उतना ज़्यादा वायरुलेंट नहीं रहेगा। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमने क्या किया कि इस वायरस को, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको पोलियो वायरस का और ओपीवी, ओरल पोलियो वायरस। तो मान लीजिए जो पोलियो डिजीज़ है
वो एक वायरल डिजीज़ है। तो देखिए आप कितना सिस्टमेटिकली हमने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया। वायरस अब हमारा एटीन्यूएटेड हो चुका है। इस वर्ड पर ध्यान देना, एटीन्यूएटेड का मतलब हमने उसको वीक कर दिया है, बिल्कुल मारा नहीं है, वो लाइव है लेकिन वो एटीन्यूएटेड है, उसकी डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी खत्म हो गई। अब जब वो हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में जाएगा तो दो पॉसिबिलिटी है, ध्यान से समझना। जब बॉडी में जाएगा तो वो बी सेल्स के कांटेक्ट में भी आएगा, तो बी सेल्स उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना लेगी। एट द सेम टाइम वो टीसी सेल के कांटेक्ट में भी आएगा, क्योंकि वो वायरस सेल में घुसेगा, हमारी सेल में घुसेगा, हमारी सेल में गया तो वो एमएचसी की हेल्प से बाहर डिस्प्ले होगा, और जैसे ही वो एमएचसी की हेल्प से बाहर डिस्प्ले होगा हमारी टीसी सेल उसको ट्रैप करेगी और हम उसके अगेंस्ट में टीसी सेल्स भी डेवलप करेंगे। मीन्स वी विल डेवलप बोथ, एंटीबॉडी भी डेवलप करेंगे और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी डेवलप कर लेंगे। और बाद में फ्यूचर में अगर कोई लाइव वायरस जो इन्फेक्शियस है, ओरिजिनल वायरस, उस पर्सन की बॉडी में जाएगा तो वो जो हमारे पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज बने हुए हैं और जो हमारी ऑलरेडी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप है, वो उस वायरस के अगेंस्ट काम करेगी और उस वायरस को डिजीज कॉज करने से रोक देगी। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? तो ये मैंने आपको एक कैसे हम वायरसेस को एज ए वैक्सीन यूज करते हैं वो एक्सप्लेन किया मैंने। तो यही मेथड जो है रेबीज के लिए इवन लुइस पास्चर ने भी यूज़ किया था। उसने एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट में भी बनाया, और चिकन कोलेरा का तो उसने क्या बनाया, उसके असिस्टेंट ने बना दिया था, ऐसे ही बन गया। बट एनीवे द क्रेडिट फॉर दिस 3 वैक्सीन गोज टू लुइस पास्चर। उसके बाद बच्चों एक साइंटिस्ट और आया, उसका भी कंट्रीब्यूशन हमें नहीं भूलना है, वॉन बेहरिंग। वॉन बेहरिंग ने बेसिकली एंटीबॉडीज डिस्कवरी की थी। उसको ये पता चला कि अगर एंटीजन बॉडी में जाएगा तो उस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनेंगे। इवन उसको ये भी समझ में आ गया था, ये भी उसे पता चल गया कि अगर किसी पर्सन की बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस गया है और उसके ब्लड में उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन गए हैं, तो हम उसके ब्लड में जो प्लाज्मा पार्ट जो है, उसका जो सीरम है, उसको कलेक्ट करके किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में अगर हम उस एंटीबॉडीज़ को डालेंगे, यानी उस सीरम को डालेंगे, तो हेल्दी पर्सन जो होगा वो एक बार टेम्परेली किसी डिजीज़ के लिए इम्यून हो जाएगा। मतलब जो पैसिव इम्यूनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, अगर आपने मेरा पहला वाला लेक्चर, इससे पहले वाला लेक्चर देखा होगा, एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन, तो ये जो पैसिव इम्यूनाइजेशन की डिस्कवरी है, क्योंकि पैसिव इम्यूनाइजेशन में बेसिकली प्री फॉर्म्ड रेडीमेड एंटीबॉडीज दिए जाते हैं, तो एंटीबॉडीज की डिस्कवरी और पैसिव इम्यूनाइजेशन का जो क्रेडिट है वो वॉन बेहरिंग को जाता है। कि मान लीजिए एक बड़ा किस्सा सुनाता हूँ आपको, बड़ा मज़ेदार। ये यूपी साइड का एक किस्सा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बताऊँ। वहाँ एक बंदा जो है बड़ा फेमस हो रखा है, नाग पुरुष अपने आप को कहता रहा है वो, कि उसको कोई भी सांप अगर काट खाए तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। तो उस अपने आप को इस तरह से फेमस कर दिया, वो लोगों के सामने अपने आप को सांपों से कटवा लेता है और उसके ऊपर किसी सांप का कोई जहर असर नहीं करता। और आप तो जानते हो इंडिया में कैसा ट्रेंड है, बिल्कुल संत बन गया वो, लोग चढ़ावा चढ़ने लगा, खूब पैसे वाला हो गया। एग्जैक्टली ये कैसे क्या हो सकता है, कैसे क्या हुआ होगा, मैं आपको बताऊँ। कि मान लीजिए कोई बंदा खेत के किनारे चल रहा है और सडनली एक सांप उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तो जैसे ही सांप ने अटैक किया और उसको एकदम सांप दिख भी गया, तो बाय द टाइम सांप ने उसको काटा और अपना जहर इंजेक्ट किया, उससे पहले उसने अपना पाँव हटाने की तेज़ी से कोशिश करी, क्योंकि उसको दिख गया था। सांप उसको ढंग से काट नहीं पाया और सांप का बहुत ही कम क्वांटिटी में जो जहर है वो उसकी बॉडी में एंटर किया। अब क्या होगा बच्चों, हो सकता है उसके पाँव में इन्फ्लेमेशन हो जाए, वहाँ क्या कुछ टिश्यू मर जाए, वहाँ कुछ ब्लैक एरिया भी डेवलप हो जाएगा, लेकिन वो मरेगा नहीं। रीज़न कि उसकी बॉडी में जो स्नेक का जो वेनम गया है उसकी क्वांटिटी बहुत कम गई है, और मीनवाइल 10, 12, 15 दिनों में वो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ भी तैयार करेगा, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स आ जाएगा। अब मान लो सेम इंसिडेंट उसके साथ वापस हो, उसी खेत पर या कहीं और जा रहा और उसी वही वाला सांप उसको, वही वाला का मतलब वही स्पीशीज़ का जो सांप है उसको फिर से काट खाए, तो इस बार फिर से, और इस बार उसको पता भी नहीं चले, सांप ने उसको बड़े अच्छे से काटा, आराम से
उसने अपना पाँव भी नहीं हटाया और सांप ने अपना सारा जहर जो है वो उस पर्सन की बॉडी में डाल दिया, बच्चों क्या होगा? वो मरेगा नहीं, क्योंकि उसके पास 1 महीने पुराने एंटीबॉडीज पड़े हुए हैं, बी सेल्स पड़े हुए हैं। और इनफैक्ट इस बार ऐसा होगा कि जो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होगा, एनाम्नेस्टिक रेस्पॉन्स, इस बार वो जो एंटीबॉडीज बनाएगा वो पिछली बार के एंटीबॉडीज से भी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएगा। और आप देखोगे उसको उस सांप के जहर से कोई असर नहीं होने वाला। अब पूरी लाइफ में उसको वो उसी स्पीशीज का सांप कितनी भी बार काटे, वो उस सांप से कभी मरने वाला नहीं है। तो ऐसा ही मैं सोचता हूँ कि इसी तरह का कोई इंसिडेंट उस पर्सन के साथ हुआ होगा कि उसको 2-3 बार अलग अलग स्पीशीज के, भाई इंडिया में नॉर्मली हमारे पास 3 ही तो जहरीले सांप हैं। एक हमारे पास कोबरा है, एक वाइपर है और तीसरा हमारे पास करेत है। तो अगर इन तीनों का जहर कम क्वांटिटी में बॉडी में चला जाए जिससे पर्सन मरे नहीं और बाद में एंटीबॉडी बन जाएंगे और लेटर ऑन उसको कभी भी कोई भी सांप कितनी भी इंटेंसिटी के साथ काटे, कितना भी जहर इंजेक्ट करे, वो पर्सन मरने वाला नहीं है बच्चों। और इनफैक्ट उसके ब्लड में खूब सारे एंटीबॉडीज़ होंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये उस पर्सन के साथ हुआ होगा। इस तरह की चीज़ें होती रहती है। तो अब पॉइंट यहाँ ये है कि वापस आते हैं हम वॉन बेहरिंग के ऊपर। ये किस्सा मैंने आपको समझाया पैसिव इम्यूनाइजेशन का, कि वो जो बंदा है जिसकी बॉडी में, जिसके ब्लड में सांप के जहर के अगेंस्ट में खूब सारे एंटीबॉडीज़ हैं, मान लीजिए उसी इलाके में किसी पर्सन को सांप काट खाए, तो एक बार टेम्परेरीली हम ये कर सकते हैं बच्चों कि उस बंदे का, उस हमारे नाग पुरुष का जो प्लाज्मा है उसमें से एंटीबॉडीज़ को, उसके सीरम को निकाल लें और उसमें से एंटीबॉडीज़ को प्यूरीफाई करके जिस बंदे को सांप ने काटा है उसकी बॉडी में अगर इंजेक्ट कर ले तो उसको बचाया जा सकता है। इवन मैं प्रेजेंटली बात करता हूँ, प्रेजेंट वी आर सफरिंग फ्रॉम द कोरोना, जो हमारा अभी इम्पैक्ट उसका चल रहा है। तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, प्लाज्मा थेरेपी, कि कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए हम एक ये ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी भी कर रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी। बेसिकली ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या? जिन लोगों को कोरोना हो गया है और होने के बाद वो ठीक हो गए हैं, उनके ब्लड में कोरोना वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो हम वैसे पर्सन्स का प्लाज्मा लेकर उन दूसरे लोगों को ठीक कर सकते हैं जो लोग अभी कोरोना से सफ़र कर रहे हैं। और कई सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हमने ऐसे पेशेंट्स को सही भी किया है। ये सारी जो चीज़ें आज आप देख रहे हो, इट वॉज ऑल डिस्कवर्ड बाई वॉन बेहरिंग। तो एंटीबॉडी की डिस्कवरी और पैसिव इम्यूनाइजेशन का जो डिस्कवरी है, द क्रेडिट गोज टू एमिल वॉन बेहरिंग, इसका पूरा नाम था। नाउ एग्जैक्टली अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन, तो आपको एक ही वर्ड में इसका जवाब देना है। द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम की एक खास बात है कि एक बार वो जिस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है, फ्यूचर में या कई बार लाइफ लॉन्ग वो उसके अगेंस्ट में मेमोरी रखता है। तो दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन बनता है। एक सिंपल सा आपको यहाँ इसका आंसर देना है कि प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। मेमोरी होती है इसीलिए हम ये वैक्सीनेशन के जो प्रोसेस हैं ये करते हैं इस तरह से। अब देखो बच्चों, जो वैक्सीन्स होते हैं वो कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। जो वैक्सीन्स होते हैं वो 3 तरह के वैक्सीन्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन ध्यान से सीखेंगे, समझ लेंगे। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में हम करते क्या है? फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में हम या तो जो हमारा होल पैथोजन है उसको लेंगे, पूरा बैक्टीरिया या पूरा वायरस ले लिया। लेकिन अब आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आप उसको डायरेक्ट नहीं ले सकते हो ना, आपने या तो उसको इनएक्टिवेटेड कर लिया है, आपको उसको इनएक्टिवेट करना पड़ेगा, यानी कि बेसिकली या तो आपने उसको किल्ड कर दिया। इनएक्टिवेशन में फ़र्क है, अगर आपने लाइव लिया है तो लाइव को आपको वीक बनाना पड़ेगा, मतलब आपको उसका एटीन्यूएशन करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में आपको? फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में हम क्या करते हैं, या तो होल पैथोजन ले लेते हैं। होल पैथोजन का मतलब हमने पूरा का पूरा बैक्टीरिया या पूरा का पूरा वायरस उठा लिया, लेकिन हम उसको डायरेक्टली इंजेक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो डिजीज, वैक्सीन की जगह डिजीज कॉज करेगा। बंदा इम्यूनिटी डेवलप करने गया, पता चला डिजीज से मर गया, तो हमें उसको पहले इनएक्टिवेट करना पड़ेगा उस होल पैथोजन को, यानी कि उसको मारना पड़ेगा। मारने के कई सारे तरीके हैं। हम उसको
हीट किल्ड कर सकते हैं गर्म करके, या हम उसे इवन फॉर्मेलिन से ट्रीट कर सकते हैं, फॉर्मेलिन से भी मर जाते हैं। तो इस तरह से कोई किसी भी मेथड से आपको उसको इनएक्टिवेटेड करना है, मारना है। अगर आपने उसको लाइव लिया है तो लाइव को आपको एटीन्यूएशन करना पड़ेगा। एटीन्यूएशन का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, आपको उसको वीक करना पड़ेगा, उसको कमज़ोर करना पड़ेगा ताकि वो डिजीज़ कॉज नहीं करे। कई बार हम बच्चों होल पैथोजन नहीं लेते हैं फर्स्ट जनरेशन में, बल्कि हम उसका कोई टॉक्सॉइड भी ले सकते हैं, टॉक्सॉइड भी ले सकते हैं। टॉक्सॉइड का मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली टॉक्सॉइड क्या है। कि मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया है, इट इज सिक्रेटिंग अ टॉक्सिन। तो आपको अगर पता है कि कोई बैक्टीरिया बॉडी में जाके टॉक्सिन सिक्रेट करता है, तो आप उस बैक्टीरिया को अपनी लैब में कल्चर करना शुरू करो। तो बैक्टीरिया सिक्रेटिंग ए टॉक्सिन इन कल्चर, आपने उसको कल्चर किया, वो टॉक्सिन बनाएगा। जो टॉक्सिन वो बनाएगा उसी टॉक्सिन को हम टॉक्सॉइड कहेंगे। आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ये टॉक्सॉइड कहेंगे। व्हाट इज टॉक्सॉइड? सिक्रेटेड टॉक्सिन है, इसे आपने टॉक्सॉइड कर दिया। अब आपको इसे क्या है कि इनएक्टिव करना पड़ेगा, इनएक्टिवेट करना पड़ेगा इस टॉक्सिन को, इस टॉक्सॉइड को। कैसे करेंगे इनएक्टिवेट? अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, या तो हीट से कर लें या उसको आप किसी केमिकल से मॉडिफाई कर लें, केमिकली मॉडिफाई कर लें आप। तो वो जो टॉक्सॉइड है अब वो आपका नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पहले क्या है, वो टॉक्सिन था, मतलब वो हार्मफुल था, वो हार्मफुल था, लेकिन आपने उसको कल्चर में ग्रो किया, उसने जो टॉक्स बनाया, सिक्रेटेड जो टॉक्सिन बनाया, आपने उसको टॉक्सोइड में कन्वर्ट कर दिया। मीन्स आपने उसको इनएक्टिवेट कर दिया, चाहे गर्म करके किया, गर्म करने से प्रोटीन डी नेचर हो जाती है। इस बार होल बैक्टीरिया नहीं है, आप ध्यान रखना, होल ऑर्गेनिज्म नहीं है। हमने उस ऑर्गेनिज्म की कोई प्रोटीन जो वो प्रोड्यूस कर रहा है उसको काम में लिया है, क्योंकि बैक्टीरिया नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वो प्रोटीन नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे केस में हम उस प्रोटीन को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, इनएक्टिवेट कर सकते हैं हीट या किसी केमिकल से, और बाद में वी कैन यूज इट एज अ वैक्सीन। आया समझ में? तो जो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है उसमें आप दोनों ही चीज़ों को ले सकते हो, चाहे आप होल पैथोजन को ले लो या उस पैथोजन से बनने वाली किसी प्रोटीन को ले लो। डेफिनेशन में भी तो हमने यही लिखा है, वैक्सीन की डेफिनेशन क्या है, देखिए, अ सस्पेंशन ऑफ इनएक्टिवेटेड पैथोजन और एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ द पैथोजन। तो वो प्रोटीन जो आपने उसकी ली है वही तो आपका टॉक्सोइड है बच्चों। तो फिर से आ रहे हैं उस पॉइंट पे, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में आप दो चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, फाइन, दे विल बी यूज्ड एज ए वैक्सीन। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन के, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल को हम अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। और ये देखो क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान से आपको सुनना है, लाइव लेकिन एटीन्यूएटेड। आया समझ में आपको? पहले कौन से ले रहा हूं मैं, वो वैक्सीन्स ले रहा हूं जो लाइव लेकिन एटीन्यूएटेड। लाइव का मतलब वो जिंदा है, एटीन्यूएटेड का मतलब उनकी हमने उनको वीक कर दिया है, उनके डिजीज कॉज करने की जो कैपेसिटी है वो हमने खत्म कर दी। अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है? इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले आपका ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसको बच्चों एक साइंटिस्ट था सुबिन, सुबिन ने तैयार किया है, साइंटिस्ट का नाम है सुबिन। ही डेवलप्ड द ओरल पोलियो वैक्सीन, जो 2 बूंद जिंदगी की, जो हम टीवी में ऐड भी आता है, और जो हम मुंह से जो वैक्सीन लेते हैं पोलियो का, पोलियोमाइलिटिस एक वायरस है, उसके अगेंस्ट में ये जो वैक्सीन डेवलप किया गया सुबिन ने किया है। और क्योंकि ये लाइव है, देखो मैं बता रहा हूँ ना ये कौन से वाले है, लाइव एटीन्यूएटेड है। तो जब हम वो 2 बूंद हम पीते हैं तो उस 2 बूंद में वास्तव में जिंदा वायरसेज हैं, पोलियो के ही वायरसेस हैं, लेकिन वो वीक हो चुके हैं, अब उनमें डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी नहीं है। वो हमारी बॉडी में जाएंगे, वो हमारी इंटेस्टाइन में को कॉलोनाइज करता है ये वायरस, और फिर इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में वो वहाँ रहता है और वहाँ से फिर वो बॉडी में एंटर करता है। तो हम उसके खिलाफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी डेवलप करते हैं, और हम उसके खिलाफ, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इसके खिलाफ हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी डेवलप करेंगे,
एंटीबॉडी भी बनेंगे और इसके अगेंस्ट में हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी डेवलप करेंगे। वायरसेस में वो वैक्सीन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा जिसके अगेंस्ट में आपने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी डेवलप करी है। ओके, दूसरा जो एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ वो होगा BCG। इस वैक्सीन का पूरा नाम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेसिले कामेटी ग्यूएरिन, BCG, बेसिले कामेटी ग्यूएरिन। ये बच्चों ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट में ये वैक्सीन लगता है। टीबी का वैक्सीन है ये। और इंडिया में तो क्योंकि टीबी बहुत प्रिवेलेंट है, बहुत कॉमन है टीबी, तो जस्ट आफ्टर बर्थ इसका इंजेक्शन, इसका वैक्सीनेशन दिया जाता है, अर्ली फेज में ही दे दिया जाता है BCG का। जितना जल्दी हो उतना जल्दी इसका टीका लगवाया जाता है BCG का, बेसिलस कामेटी ग्यूएरिन। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैसे ही लगा देते हैं। और अभी जो कोरोना का हमारा जो इम्पैक्ट चल रहा है, तो एक थ्योरी इंडिया में डेथ रेट कोरोना वायरस से काफ़ी कम है। लोगों की जो डेथ हो रही है वो परसेंटेज अदर कंट्रीज से कम है। इटली, स्पेन, अमेरिका, चाइना, इवन वहाँ से भी हम यहाँ जो डेथ रेट कम है। और उसके डेथ रेट कम होने के पीछे रीज़न यही दिया जा रहा है कि हमें जो BCG का टीका बचपन में लगा हुआ है, पॉसिबली वहाँ से जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है हमारी, वही इम्यूनिटी यहाँ पर भी कोई रोल प्ले कर रही होगी। साइंटिफिकली अभी कुछ प्रूव नहीं हुआ है, बट एक थ्योरी ये हमारे सामने जरूर आई है कि BCG वैक्सीन में भी हेल्पिंग। ओके, तीसरा जो यहाँ मैं और एग्जांपल लेना चाहूँगा लाइव एटीन्यूएटेड में, पहला हो गया OPV, दूसरा हो गया BCG, तीसरा स्मॉल पॉक्स। अब वैसे ख़त्म हो चुका है, इरेडिकेट हो चुका है स्मॉल पॉक्स। अब पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं होता है, किसी को नहीं होता है, तो अब इसके वैक्सीन भी नहीं लगाए जाते हैं। लेकिन जो स्मॉल पॉक्स का वायरस पहले लगाया गया था वो लाइव एटीन्यूएटेड वायरस ही था। और अब तो बच्चों सिंस अ लॉन्ग पीरियड कोई नया केस पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं हुआ है। तो हम ये मान चुके हैं और हमारा जो WHO है वो भी ये मान चुका है कि द वायरस हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। तो WHO की लैब्स में जो वायरस के सैंपल पड़े हुए थे कुछ स्मॉल पॉक्स के, कि अगर मान लो फ्यूचर में कभी नया कोई इंसिडेंट आएगा, नया वैक्सीन बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा, तो उन्होंने एक सैंपल वायरस का रखा हुआ था। नाउ दैट सैंपल ऑल्सो हैज़ बीन डेस्ट्रॉयड। हमने WHO ने उस सैंपल को भी अब डेस्ट्रॉय कर दिया है। चौथा हम बात करते हैं इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट में जो वायरस, जो वैक्सीन बनाया गया है वो भी लाइव एटीन्यूएटेड है। तो बच्चों ये चार हमारे पास ऐसे वैक्सीन है जो लाइव एटीन्यूएटेड है। रिमेंबर वन थिंग दैट वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, जिसमें हम या तो होल पैथोजन को लेते हैं या उस पैथोजन के किसी प्रोटीन को लेते हैं, उसके टॉक्सिन को लेते हैं। अब हमारे पास इसी में दूसरे एग्जाम्पल और हैं और वो होंगे किल्ड या इनएक्टिवेटेड। किल्ड या इनएक्टिवेटेड। किल्ड और इनएक्टिवेटेड में जो वैक्सीन हम काम में ले रहे हैं बच्चों, वो है एक टाइफॉइड का वैक्सीन। टाइफॉइड का जो वैक्सीन है वो किल्ड एटीन्यूएटेड है, इनएक्टिवेटेड है। कॉलेरा का जो वैक्सीन है वो भी इसी तरह का है, किल्ड उसमें यूज़ कर रहे हैं हम। रेबीज़ का जो वैक्सीन है प्रेजेंटली वो भी इसी तरह से काम कर रहा है। और जो प्लेग एक बीमारी होती है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा डिजीजेस के बारे में, उसका जो वैक्सीन है वो भी इसी तरह से काम कर रहा है, वो भी किल्ड है। और एक साक पोलियो वैक्सीन, साक पोलियो वैक्सीन। पोलियो के दो वैक्सीन चलते हैं बच्चों, एक साक पोलियो है क्योंकि इसको जो डेवलप किया था वो साक साइंटिस्ट का नेम है। और जो OPV ओरल पोलियो वैक्सीन है ये सुबिन ने तैयार किया। अब इसमें क्या लाइव है, लाइव वायरस जाएगा। तो लाइव वायरस जाएगा तो हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी डेवलप करेंगे, क्योंकि वायरस सेल में घुसेगा तो हम TC सेल्स को भी एक्टिवेट करेंगे। और अगर वो वायरस बॉडी में बाहर घूमेगा तो हम उसके अगेंस्ट में ह्यूमरल इम्यूनिटी यानी एंटीबॉडीज भी बनाएंगे। ये जो साक पोलियो था इसमें वायरस मार दिया गया है, किल्ड है और इनएक्टिवेटेड है। यानी आप इस वायरस को बॉडी में इंजेक्ट करोगे, मरे हुए वायरस को, तो ये किसी भी सेल में नहीं घुसने वाला है। ऐसे में इसके खिलाफ एंटीबॉडी तो बनेंगे लेकिन इसके अगेंस्ट में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। एंड दिस इज द रीज़न
it is less effective, it is less effective as compared to ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसको आईपीवी कहते हैं क्योंकि इसको इंजेक्ट किया जाता है ना, तो इंजेक्टेबल है ये, तो इसको आईपीवी कहा जाता है। और उसको ओरल, वो मुंह से दिया जाता है, वो ओरल पोलियो वैक्सीन। वो लाइव वायरस है, ये डेड वायरस है। इसमें जो वैक्सीन में यूज किया जा रहा है वो डेड वायरस है। ओके बच्चों, तीसरा मैं आपको लेता हूं कि हम जहां टॉक्सोइड यूज करते हैं, टॉक्सोइड मैंने आपको समझा दिया है कि बैक्टीरिया की किसी टॉक्सिन को हम इनएक्टिवेट कर देते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो हो जाएंगे, एक डिप्थीरिया का और एक टीटेनस का। टीटेनस के भी दो तरह के वैक्सीन मैंने आपको समझाए हैं। एक जो जन्म के समय दिए जाते हैं, रेगुलरली दिए जाते हैं, इनिशियली विदाउट चोट लगने से पहले ही दिए जाते हैं, तो वो उसमें टॉक्सोइड होता है। उसमें टिटेनस का जो बैक्टीरिया है उसकी कोई प्रोटीन होती है। लेकिन मान लीजिए आपको चोट लग गई है और इन्फेक्शन हो चुका है, तो सडनली फिर जो आपको टिटेनस का इंजेक्शन लगेगा वो एटीएस लगेगा, एंटी टिटेनस सीरम लगेगा, जिसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज होंगे। ये चीज़ें आपको सब याद रखनी पड़ेगी बच्चों, यू हैव नो ऑप्शन। टॉक्सोइड के लिए हमारे पास दो हो गए, डिप्थीरिया और टिटेनस। फोर्थ जो हम ले रहे हैं वो कॉम्बिनेशन लेंगे, कॉम्बिनेशन वैक्सीन, क्योंकि दो कॉम्बिनेशन वैक्सीन हम यूज करते हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जनरेशन की ही बात कर रहे हैं अभी तक हम। इसमें एक वैक्सीन जो होगा बच्चों वो होगा, यहां नहीं लिखते हम, नीचे लिख लेते हैं। ओके, पहला जो इसमें आप कॉम्बिनेशन वैक्सीन में यूज करने वाले हैं वो हो जाएगा डीपीटी। इसको कई बार डीटीपी भी बोला जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डीपीटी 3 डिजीजेस के अगेंस्ट में ये वैक्सीन काम करता है। इट वर्क्स अगेंस्ट पहला D4 डिप्थीरिया, और डिप्थीरिया के अगेंस्ट में हमने यहाँ टॉक्सोइड यूज करते हैं इस वैक्सीन में। तो वो जो एक इंजेक्शन लगेगा उसमें 3 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट टॉक्सोइड होगा डिप्थीरिया का, दूसरा T4 टिटेनस, तो टिटेनस के अगेंस्ट भी उसमें एक टॉक्सोइड होगा, और तीसरी जो उसमें कंपोनेंट होगा P, एक पर्टुसिस डिजीज है, मैं आगे पढ़ूंगा आपको। वुपिंग कफ भी कहते हैं इसको, पर्टुसिस, बोर्डेटेला पर्टुसिस नाम के एक बैक्टीरिया से होती है ये पर्टुसिस, है ना। इसमें हम उसका होल लेकिन इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं। समझ में आया आपको? तो ये 3 कंपोनेंट मिलके आपका डीपीटी या डीटीपी का वैक्सीन बनता है। एक सिंगल वैक्सीन है जो 3 डिजीजेस के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देता है, और इसमें से जो 3 डिजीजेस में 2 डिजीजेस के लिए तो हम टॉक्सोइड यूज कर रहे हैं और एक के लिए होल इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया पर्टुसिस के लिए। एक और टीका, एक और वैक्सीन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमको, नाम सुना भी होगा आपने, MMR। तो ये जो वैक्सीन है बच्चों 3 डिजीजेस के अगेंस्ट में काम करता है। पहला हो जाएगा मीजल्स, दूसरा मम्प्स, और तीसरा हो जाएगा रूबेला। याद रखें, तीनों ही वायरल डिजीजेज है, और इनमें हम तीनों के अगेंस्ट में लाइव लेकिन एटीन्यूएटेड वायरस यूज कर रहे हैं। लाइव एटीन्यूएटेड वायरस इसमें यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको ये सारे क्या पढ़ा है, ये सभी अभी फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है। आप घबराएं नहीं, आप सोच रहे होंगे कि अब सेकंड जनरेशन में कितना टाइम लेंगे सर। नहीं लूँगा मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम, अब इजी है। सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन ज़्यादा डिटेल में नहीं है, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन आपको सारे याद रखने थे। नाउ कम टू द सेकंड जनरेशन वैक्सीन। ध्यान से समझ लें, सीख लें, एक ही एग्जाम्पल है बस और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन अगर आएगा तो यहाँ से ज़्यादा चांसेस बनते हैं सेकंड जनरेशन वैक्सीन से, इसलिए आप इसको ध्यान से सीखें। हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए मैं। ओके बच्चों, सोचिए, ये एक बैक्टीरिया है, चलो बैक्टीरिया नहीं लेते हैं, कोई वायरस ले लेता हूँ मैं। ये उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। इस वायरस के सरफेस पे ये कुछ प्रोटीन्स हैं, इन्हीं की हेल्प से ये आपकी बॉडी में एंटर करता है। तो ये वायरल प्रोटीन हो गई है। ये प्रोटीन सिक्रीट नहीं करता, ये उसके स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये कोई टॉक्सिन नहीं है जैसा कि ऊपर वाले केसेस में था, ये उसकी मेम्ब्रेन का पार्ट है। बैक्टीरिया भी हो सकता है यहाँ पर, वायरस की जगह कोई आप बैक्टीरिया भी ले सकते हो। हमें क्या करना है बच्चों कि ये जो प्रोटीन होगी इसका जीन यहाँ कहीं होगा। ऑब्वियसली वायरस की प्रोटीन का जो जीन होगा वो वायरस के जीनोम में होगा, उसके डीएनए में या उसके आरएनए में होगा। तो मान लीजिए ये इस जीन फॉर वायरल प्रोटीन है, जीन फॉर वायरल प्रोटीन है, करेक्ट। हमें करना क्या है कि इसका ये जो डीएनए है, ये जो जीन है, उसको वहां से निकालो। ये उसका डीएनए, फाइन। पूरा डीएनए नहीं निकालना है उसका, एक जीन निकालना है उसका, जीन फॉर वायरल प्रोटीन, करेक्ट। अब आप क्या करें कि इस जीन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दें। मान लो इकोलाई में डाल दिया, या मान लीजिए ईस्ट में डाल दिया। इनको आप लैब में कल्चर कर सकते हो, इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, फाइन। इनके डीएनए का कलर चेंज कर देता हूं मैं। इनके पास इनका खुद का डीएनए है, फाइन। आपको करना क्या है कि इसके इस पार्ट में यहां कहीं आप इसको इंट्रोड्यूस कर दो। समझ में आया आपको? कर देते हैं अभी हम, तो मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए ये आपने इसके डीएनए में कट लगाया और इसके डीएनए में कट लगा के आपने वो डीएनए यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया। दिस इज़ व्हाट जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो आप यहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सेकंड जनरेशन वैक्सीन। ये वर्ड आया, जेनेटिक इंजीनियरिंग से वैक्सीन बन रहा है, मतलब सेकंड जनरेशन वैक्सीन है, फाइन। अब क्या होगा कि ये जो प्रोटीन है हमारी पिंक कलर की जो प्रोटीन है, द प्रोटीन विल बी फॉर्म्ड इन द सेल। यहाँ ये प्रोटीन बनने लगेगी, इससे, इस जीन से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगी। सो नाउ योर वायरल प्रोटीन इज बीइंग सिंथेसाइज्ड इन द बैक्टीरिया और यीस्ट। ये वायरल प्रोटीन यहाँ बन गई आपकी। अब इस वायरल प्रोटीन को आप डायरेक्टली यूज एज वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जो थे, जब वो ऑलरेडी इतने सक्सेसफुल हैं, तो हमें सेकंड जनरेशन वैक्सीन की रिक्वायरमेंट क्यों है? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग करने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? पर जो रीज़न बताऊँ मैं आपको कि जब फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जो होते हैं उसमें आप या तो होल पैथोजन को यूज़ करते हो या उसके किसी टॉक्सोइड को यूज़ करते हो जिसको आप केमिकली मॉडिफाई करते हो। मान लीजिए आपके उस किलिंग के प्रोसेस में आपने उसको ढंग से किल नहीं किया, कुछ बैक्टीरिया जिंदा रह गए, या आप उसके जो एटीन्यूएशन का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, उनकी डिजीज़ डेवलप करने की जो कैपेसिटी वो ढंग से ख़त्म नहीं हुई, या आपने इस टॉक्सोइड को जब इनएक्टिवेट किया या केमिकली मॉडिफाइड किया वो ढंग से नहीं हुआ, तो ऐसे में चांसेस हैं कि फेलियर के चांसेस रहेंगे। अगर आपने उसको किसी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट करा तो इट इज़ पॉसिबल 0.1% या 0.01% लोग भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप गए थे किसी डिजीज़ से रेजिस्टेंट डेवलप कराने के लिए, आप गए उसको वैक्सीन देने के लिए, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, और पता चला कि आपने जैसे ही उसको वो वैक्सीन दिया, उसको जिस डिजीज़ से आप रोक रहे थे वो डिजीज़ हो गई उसको। और ऐसे केसेस हुए हैं पर्टिकुलरली ओरल पोलियो वैक्सीन में, क्योंकि उसमें वो लाइव वैक्सीन, लाइव वायरस यूज़ किया जाता है। तो कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां वैक्सीन देने के बाद उस पर्सन को, उस बच्चे को पोलियो हो गया, और एक बार पोलियो हो जाता है तो उसको फिर ठीक पूरी लाइफ लॉन्ग कभी नहीं हो सकता। तो दीज आर द डेंजर्स
एसोसिएटेड विथ फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। यहाँ क्या है कि सेकंड जनरेशन वैक्सीन में ये डेंजर खत्म हो गया। आपने उसकी सरफेस की कोई प्रोटीन ली जो वैसे ही नुकसान नहीं पहुंचाती है, और आप होल ऑर्गेनिज्म तो यूज कर ही नहीं रहे हो। आपको तो उस प्रोटीन का डीएनए लेना है और उस डीएनए को किसी दूसरी एनिमल में इंट्रोड्यूस करना है, दैट अदर एनिमल विल प्रोड्यूस द प्रोटीन, वायरल प्रोटीन, विच कैन बी यूज डायरेक्टली एज ए वैक्सीन। और इसका एक ही एग्जाम्पल जो एग्जाम में आता है, कई बार आ चुका है, तो आप एक एग्जाम्पल याद रख लें। इसका एक ही एग्जाम्पल है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमने, पूरा लिखता हूं मैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इन ईस्ट, दैट्स इट। ये इसका एक एग्जाम्पल है। 2-3 पॉइंट आपको ये याद रखने। सेकंड जनरेशन वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी, एनिमल किस में बनाया, यीस्ट से बनाया, किस मेथड से बनाया, जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया। और फाइनली हम एक और बात करते हैं, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। थर्ड जनरेशन वैक्सीन, इन्हें हम डीएनए वैक्सीन भी कहते हैं बच्चों। ये हमारे पास अभी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, और बहुत सारे एक आध कोई वैक्सीन हमने डेवलप किया है। दीज आर वेरी हाईली इफेक्टिव, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर इनको यूज़ करना, इनको बनाना और इनको अप्लाई करना जो प्रोसेस है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आप इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊँगा। इसमें हमें, चलो मैं थोड़ा बता ही देता हूँ, किसी भी चीज़ को छोड़े क्यों। ये जो अभी ऊपर वाला एग्जाम्पल लिया है हमने, यहाँ देखिए आप, हमने इसमें ध्यान से देखेंगे, यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ मैं, ऊपर वायरल प्रोटीन से, यहाँ से ये येलो पार्ट। हमने यहाँ क्या देखा कि वायरस की प्रोटीन का जो डीएनए था उसे हमने ई कोलाई में डाला और उससे प्रोटीन बनवाई। अब इसको जब आप एज ए वैक्सीन यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट में आप सिर्फ ह्यूमोरल इम्यूनिटी ही डेवलप कर पाओगे, ह्यूमोरल इम्यूनिटी ही डेवलप कर पाओगे। जब आप इस प्रोटीन को किसी की बॉडी में डालोगे तो वो सिर्फ एंटीबॉडी ही बनाएगा इसके अगेंस्ट में। थर्ड जनरेशन वैक्सीन में ये खास बात होगी कि हम इसका ये जो डीएनए का टुकड़ा है, इसको हम किसी में नहीं डालेंगे। इस डीएनए को का जो ये जो जीन है हमारा, दैट जीन इज डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ, बॉडी क्या सेल्स में इंट्रोड्यूस करते हैं, इन द सेल्स ऑफ ए पर्सन। सीधा डीएनए यूज़ करेंगे हम, तो प्रोटीन उस पर्सन की बॉडी में ही बनेगी और फिर उसके अगेंस्ट में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाएगी। सो दिस इज़ द प्रोसेस। अब हम ज़्यादा और डिटेल में नहीं जाते हैं, इनफ दिस इज़ फॉर यू। ओके, एक इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको, थर्ड जनरेशन वैक्सीन का एग्जाम्पल। डीएनए वैक्सीन कहते हैं, बस इतना क्वेश्चन आएगा आपको, थर्ड जनरेशन वैक्सीन या डीएनए वैक्सीन। और एग्जाम्पल इसका एक ही है हमारे पास, ल्यूकेमिया, एक तरह का ब्लड कैंसर है, उसके अगेंस्ट में बनाया है हमने ल्यूकेमिया वायरस वैक्सीन। ओके, तो इस तरह से हमारे पास तीन जनरेशन के मैंने आपको वैक्सीन बताए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन वैक्सीन आपको एक्सप्लेन किया मैंने। इन सभी में आपको एक चीज़ अच्छे से याद रखनी है कि इन ऑल दीज थ्री टाइप्स ऑफ vaccines, the person develops एक्टिव इम्यूनिटी, वो खुद एंटीबॉडीज़ बनाता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक दूसरा तरीका और है, बता चुका हूँ इसलिए ज़्यादा डिटेल में अब जाऊँगा नहीं, कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, मान लीजिए किसी पर्सन को सांप ने काट खाया या किसी पर्सन के चोट ऐसी लग गई है कि उसके टिटनस का बैक्टीरिया अंदर चला गया, तो अब उसको एक्टिव इम्यूनिटी जितना टाइम नहीं है कि वो खुद इम्यूनिटी डेवलप करे, तो ऐसे में फिर हम
पैसिव इम्यूनाइजेशन भी कर सकते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन भी कर सकते हैं। और पैसिव इम्यूनाइजेशन के हमारे पास दो मेथड है बच्चों। पैसिव इम्यूनाइजेशन के दो एग्जाम्पल हैं। एक आपका ATS एंटी टिटेनस सीरम, जो मैं पहले समझा चुका हूँ, एंटी टिटेनस सीरम, और दूसरा हमारे पास एंटी स्नेक वेनम, सांप के जहर के अगेंस्ट। इन दोनों केस में हम क्या करते हैं, इन दोनों केसेस में प्रीफॉर्म्ड या रेडीमेड एंटीबॉडीज आर गिवन टू द पर्सन। तो दिस इज अगेन ए टाइप ऑफ वैक्सीनेशन, बट दिस इज पैसिव वैक्सीनेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन। और ऊपर वाले जितने भी केसेस थे वो सभी एक्टिव इम्यूनाइजेशन के थे। थैंक यू बच्चों।